नमस्कार, मैं ब्रिजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रीजन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन नेपाल और क्यों नेपाल जैसी बहुत सारी कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही हैं। क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है? क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है? क्या उनकी कंट्री में कुछ देखने लायक है नहीं जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए और अपनी कंट्री को एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री बना के हाईलाइट करके वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं नेपाल के कुछ रीजंस जिसके कारण से नेपाल आज इतनी पीछे है और इवन नेपाल 121 में 81 स्कोर करता है इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्यों नेपाल इतनी पीछे है और क्या क्या रीजंस नेपाल को एक अच्छी इकोनॉमी ग्रो करने में मदद कर सकती है। नेपाल टूरिज्म का हब माना जाता है और यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे 10 वर्ल्ड के 10 हाईएस्ट पीक में से 8 हाईएस्ट पीक पाए जाते हैं। नेपाल में आपको बहुत सारे डिफरेंट टूरिज्म प्लेसेस मिलेगा, फिर भी यहाँ के ड्यू टू लैक ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज, टूरिज्म होटल इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ कटेज एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट इन द रिसोर्सेज के कारण से नेपाल आज इतनी पीछे है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में आपको सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और एयर फैसिलिटीज ही प्रोवाइड होगा, जिसमें नेपाल में 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 2 यानी कि 6 मंथ में आपको एक एरोप्लेन एक्सीडेंट जरूर देखने को मिलेगा। नेपाल की इकोनॉमी के पीछे ना सिर्फ टूरिज्म का, यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेपाल से इंडिया और कई विदेशी कंट्रीज में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के सप्लाईज होते हैं। नेपाल में 80% पीपुल आर बेस्ड इन एग्रीकल्चर। इससे आप अनुमान लगा ही सकते हो कि यहाँ के 80% लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड है। फिर भी नेपाल पर ईयर अर्जेंटीना, इंडिया, चाइना और अदर कंट्रीज से 50% रॉ मटेरियल और खाद्य पदार्थ इंपोर्ट कर रही है, जो सबसे मेन रीजन बनना जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। नेपाल को वर्ल्ड की सेकेंड रिचेस्ट कंट्री इन वाटर में माना जाता है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी आपको बहुत सारे डैम, वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबल या फैसिलिटीज हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी लोग सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की मेज, शुगर कैन, पोटैटो जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करके बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ही मेन रीजन बनने को जाती है जो नेपाल की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस को कट ऑफ कर सकता है। हाँ, हम लोग ये मान सकते हैं कि नेपाल लैंडलॉक कंट्री होने के कारण से यहाँ पे एक्सचेंज और इंपोर्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। फिर भी पूरा मेन रीजन नहीं है कि इन्हीं रीजनों के कारण से, लैंडलॉक कंट्री होने के कारण से नेपाल इतनी पीछे है। बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि नेपाल की गवर्नमेंट यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। यहाँ के पुअर सिस्टम के कारण से यहाँ पे किसी भी सिस्टम में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। नेपाल के स्टेट सब डिवीजन भी एक सबसे मेन कारण बननी जाती है नेपाल की इकोनॉमिक क्राइसिस का। नेपाल की गवर्नमेंट ही नेपाल के इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन रीजन है, क्योंकि यहाँ पे काम से ज्यादा पॉलिटिशियन को फ्री में इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं जितनी कि नेपाल में जरूरी नहीं है। और नेपाल के डेवलपमेंट में इतनी रोक आ रही है कि नेपाल में रोड की अच्छी फैसिलिटीज और डिफरेंट फैसिलिटीज ना होने के कारण से नेपाल की जितनी भी रिसोर्सेस है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। नेपाल में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो भी नेपाल में अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता। यहाँ की गवर्नमेंट को अपने कुछ रूलिंग सिस्टम में चेंज करना चाहिए और यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस जो
यहाँ की चेन आप देखते हो तो अप टू डाउन में इतने सारे एम्प्लॉयज लगते हैं। तो आप लोग सजेस्ट करें कि नेपाल को अपनी कौन सी एरियाज में डेवलप करने चाहिए, टूरिज्म में, फॉरेन एक्सचेंज में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या अदर कोई एरियाज में। थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।